80 साल की बुजुर्ग महिला के जन्मदिन की पार्टी में कोई नहीं आया। कुछ महीने बाद जब उसके बच्चों ने वसीयत दी थी तो वे सब हैरान रह गए क्योंकि उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। सूरज की किरणें लेस के पर्दों से छनकर आ रही थीं। श्रीमती सुमिता शर्मा के बैठक कमरे को रोशन कर रही थी। बुजुर्ग महिला, जिनके सिल्वर बाल और थके हुए लेकिन चमकदार आंखें थीं, धीरे धीरे कमरे में घूम रही थीं। सोफे के तकियों को ठीक कर रही थीं और यह सुनिश्चित कर रही थीं कि अलमारी पर हर पारिवारिक तस्वीर एकदम सही जगह पर। आज एक खास दिन था। सुमिता 80 साल की हो रही थीं और उनका दिल अपने चारों बच्चों को एक बार फिर उस छत के नीचे एकत्र देखने की उम्मीद से धड़क रहा था जहां वे बड़े हुए थे। कांपते हुए लेकिन दृढ़ हाथों से उन्होंने पिछली रात बेक किए गए केक पर 80 मोमबत्तियां लगाईं, एक परंपरा जो उन्होंने तब से बनाए रखी थी जब उनके बच्चे छोटे थे। मेरे बच्चे, वह एक यादगार मुस्कान के साथ बुदबुदाए, तस्वीरों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए। वहां सब थे। राहुल, सबसे बड़ा, अपने निवेशक सूट और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ। अंजलि, दूसरी, अपनी नवीनतम इंस्टाग्राम पोस्ट में फ्लैश और प्रशंसकों से घिरी हुई। अमित, तीसरा, नवीनतम तकनीकी गैजेट को थामे हुए जिसने बाजार में क्रांति ला दी थी। और अंत में विकास, सबसे छोटा, अपनी शांत मुस्कान और आंखों में एक ऐसी बुद्धि के साथ जो भौतिक चीजों से परे था। सुमिता ने आए भर उन्हें सभी को एक साथ देखे हुए इतना लंबा समय हो गया था। पारिवारिक मिलन बहुत कम हो गए थे क्योंकि उनके बच्चे अपने जीवन, करियर और महत्वाकांक्षाओं में डूब गए थे। लेकिन आज अलग हो। आज वे फिर से वह एकजुट परिवार बनेंगे जो वे कभी थे। नई ऊर्जा के साथ सुमिता रसोई की ओर बढ़, ताजा बनी कॉफी और टोस्ट की खुशबू वातावरण में फैल रही थी। मेज पर 4 सावधानी से लपेटे गए उपहार दिए जाने का इंतजार कर रहे थे। मेरे पोते पोतियों के लिए, उन्होंने स्नेह से सोचा, छोटों के चेहरों पर मुस्कान की कल्पना करते हुए जब वे अपने उपहार खोलेंगे। घंटे धीरे धीरे बीतते गए। सुमिता घड़ी देखने और खिड़की से झांकने के बीच अदलाबदली करती रही, अपने किसी भी बच्चे की कार को घर के सामने पार्क होते देखने की उम्मीद में। केक अपनी 80 मोमबत्तियों के साथ धैर्यपूर्वक डाइनिंग टेबल के केंद्र में इंतजार कर रहा था। तो घर अभी भी सन्नाटे में था। शायद वे कोई सरप्राइज की योजना बना रहे हैं, सुमिता ने खुद से कहा, आशावादी बने रहने की कोशिश करते हुए। उन्होंने उन्हें कॉल करने का फैसला किया, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब ठीक है। फोन 1, 2, 3 बार बजा। किसी ने जवाब नहीं दिए। सुमिता ने वॉइस मैसेज छोड़े, हर एक के अंत में उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। राहुल, बेटा, मम्मी हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम रास्ते में। मैं तुमसे प्यार करती हूं। अंजलि, मेरी बच्ची, क्या तुम जल्द आओगी? केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अमित, बेटा, सब ठीक है। जब हो सके मुझे कॉल करना। विकास, मेरे छुने, मैं तुम्हें याद कर रही हूं। आज तुम्हें देखने की उम्मीद है। घंटे बीतते गए। सूरज ढलने लगा। आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग रहा था। सुमिता अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी रही। उनकी नजरें उस दरवाजे पर टिकी थीं जो खुलने से इनकार कर रहा था। अंत में जब घड़ी ने रात 8 बजे का समय दिखाया, वास्तविकता ने उन्हें पूरी ताकत से हिला दिए। वे नहीं आएंगे। उनके बच्चे, जिन्हें उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उनका 80वां जन्मदिन भूल गए थे। आंसू, जिन्हें वह पूरे दिन रोक रही थीं, अब धीरे धीरे उनके हुर्रियों वाले गालों पर बहने लगे। सुमिता ने अपने आसपास देखा, पूरी तरह से सजे घर को, अछूते केक को, न खोले गए उपहारों को। इस दिन के लिए उन्होंने जो सारा प्यार और समर्पण दिया था, वह सब उस क्षण उनका मजाक उड़ाता प्रतीत हो रहा था। तभी फोन की घंटी बज। दिल तेजी से धड़कते हुए सुमिता जल्दी से जवाब देने के लिए भागी। हेलो, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज उम्मीद से भरी थी। चाची सुमिता, उनकी भतीजी प्रिया की खुशी भरी आवाज फोन की दूसरी तरफ से गूंज। जन्मदिन मुबारक हो। माफ कीजिए कि मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। मैं पूरे दिन व्यस्त थी। सुमिता ने राहत और निराशा का मिश्रण महसूस किए। धन्यवाद प्यारी, उन्होंने जवाब दिया।
अपनी आवाज में कंपन को छिपाने की कोशिश करते हुए। प्रिया, हमेशा संवेदनशील, ने कुछ अजीब महसूस किए। चाची, क्या सब ठीक है? आप थोड़ी उदास लग रही है। और उस क्षण अपनी भतीजी की वास्तविक चिंता के सामने सुमिता ने महसूस किया कि उनके अंदर कुछ टूट गए। शब्द एक अनियंत्रित धारा में निकल पड़े। प्रिया को अपने बच्चों की दर्दनाक अनुपस्थिति के बारे में, उस अकेलेपन के बारे में जो वह महसूस कर रही थी, इस बारे में कि कैसे लगता था कि दुनिया ने उन्हें भुला दिया था। प्रिया ने चुपचाप सुना। उसका दिल अपनी चाची के दर्द से टूट रहा था। जब सुमिता ने आखिरकार बात खत्म की, फोन पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गए। चाची, प्रिया ने अंततः कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आपके बच्चों को एक ऐसा सबक मिले जो वे कभी न भूले। सुमिता अपनी भतीजी के लहजे से हैरान पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया, चाची, क्या आप मुझ पर भरोसा करती है? सुमिता ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ प्यार, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। ठीक है, प्रिया ने कहा, क्योंकि मेरे पास एक योजना है। एक ऐसी योजना जो आपके बच्चों को यह एहसास दिलाएगी कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। लेकिन मुझे आपकी बहादुरी की जरूरत है। चाच, क्या आप तैयार हैं? सुमिता ने अपने चारों ओर देखा। खाली घर को, अछूते केक को, एक परिवार की तस्वीरों को जो अब केवल उनकी यादों में मौजूद प्रतीत होता था। उन्होंने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ प्रिय, मैं तैयार हूं। मुझे क्या करना है? और इस तरह अपने 80वें जन्मदिन की रात सुमिता शर्मा ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके और उनके बच्चों के जीवन का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। जो वह नहीं जानती थीं, वह यह था कि यह केवल एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला की शुरुआत थी जो पारिवारिक बंधनों को परखेगी, सबसे गहरी मान्यताओं को चुनौती देगी और शायद अंततः उस प्यार और एकता को वापस लाएगी जिसकी वह इतनी लालसा रखती थी। सुमिता के जन्मदिन के अगले दिन की सुबह धूसर और बारिश वाली थी, जैसे आसमान बुजुर्ग महिला के दुख में शामिल। सुमिता रसोई में थीं, बेध्यान से एक कप चाय हिला रही थीं जब डोरबेल बज। दरवाजा खोलने पर उन्हें अपनी भतीजी प्रिया का दृढ़ चेहरा दिखाई दिए। नमस्ते चाची, प्रिया ने अभिवादन किया, हाथ में एक सूटकेस लेकर घर में प्रवेश करते हुए। क्या आप हमारी योजना को अमल में लाने के लिए तैयार हैं? सुमिता ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में घबराहट और उत्सुकता का मिश्रण था। मुझे फिर से समझाओ प्यार, क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? प्रिया ने अपनी चाची के हाथों को अपने हाथों में लिए। चाची, मुझ पर भरोसा कर। आपके बच्चों को यह एहसास दिलाने के लिए एक झटके की जरूरत है कि वे क्या खो रहे हैं, और आप यह हक रखती है कि वे आपकी जीवन में मौजूदगी की कद्र करें। अगले कुछ घंटों में चाची और भतीजी ने योजना के विवरणों पर काम किए। प्रिया, जो एक वकील के रूप में काम करती थी, ने एक नकली वसीयत तैयार की जिसमें वे शर्तें थीं जिन पर उन्होंने पिछली रात चर्चा की थी। सुमिता ने अपनी ओर से 4 पत्र लिखे, अपने हर एक बच्चे के लिए एक, जिनमें उन्होंने वह सारा प्यार, निराशा और उम्मीद उंडेल दी जो उनके दिल में थी। याद रखिए चाची, प्रिया ने समझाया जब वे दस्तावेजों को एक लिफाफे में रख रहे थे, कल से आप आधिकारिक तौर पर मृत हो जाएंगे। मैं आपके बच्चों को सूचित करने और नकली अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का ध्यान रखूंगा। आप तब तक समुद्र तट के बंगले में रहेंगी जब तक सच्चाई को उजागर करने का सही समय न आ जाए। सुमिता ने सिर हिलाया। उनके गले में एक गांठ बन रही थी। और अगर यह काम नहीं किया? प्रिया, अगर मेरे बच्चों को बस परवाह नहीं है। प्रिया ने अपनी चाची को जोर से गले लगाए। यह काम करेगा चाच, मुझे विश्वास है कि आपके बच्चों के दिल गहराई में अभी भी सही जगह पर है। उन्हें बस इसे याद दिलाने की जरूरत है। इस बीच शहर के विभिन्न हिस्सों में सुमिता के चारों बच्चे अपनी जिंदगी जी रहे थे, अनजान उस दर्द से जो उन्होंने अपनी मां को पहुंचाया था और उस योजना से जो उनकी दुनिया को हिलाने वाली थी। राहुल सबसे बड़ा वित्तीय जिले में अपने कार्यालय में था। उसकी आंखें बाजार के उतार चढ़ाव दिखाने वाली स्क्रीनों पर जमी हुई थी। उसकी सचिव शर्मीली से अंदर आ
श्री शर्मा, आपकी पत्नी का फोन आया था। वह आपको आज रात अपने माता पिता के साथ डिनर की याद दिलाना चाहती थी। राहुल ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना गुर्राए। रद्द कर दो। एशियाई बाजार अस्थिर है। मुझे यहाँ रहने की जरूरत है। शहर के एक अन्य हिस्से में अंजलि, दूसरी बेटी, एक फैशन ब्रांड के साथ अपने नवीनतम सहयोग के लिए एक फोटोशूट के बीच में उसकी सहायिका हाथ में फोन लेकर पास आ। अंजलि, आपका बेटा आपसे बात करना चाहता है। वह कहता है कि यह महत्वपूर्ण है। अंजलि ने आंखें घुमाई, पोज देना जारी रखते हुए। उसे बताओ कि मैं बाद में कॉल करूंगा। मैं हमारे भविष्य का निर्माण कर रही हूँ। अमित, तीसरा, अपने उच्च तकनीक वाले कार्यालय में था। नवीनतम गैजेट्स और प्रोटोटाइप से घिरा हो। उसका विकास प्रमुख चिंतित चेहरे के साथ अंदर आए। बॉस, नए सॉफ्टवेयर में एक समस्या है। इंजीनियर कहते हैं कि उन्हें इसे हल करने के लिए पूरे सप्ताहांत काम करना होगा। अमित ने बेध्यान से सिर हिलाए। ठीक है, उन्हें बताओ कि वे ऐसा करें। हम ओवरटाइम का भुगतान करेंगे। अंत में विकास, सबसे छोटा, अपने सादे अपार्टमेंट में चुपचाप ध्यान लगा रहा था। उसके फोन की आवाज ने उसे उसके ध्यान से बाहर निकाल। यह उसकी पूर्व पत्नी का एक संदेश था। विकास, मुझे पता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें खुद को खोजने के लिए समय की जरूरत है, लेकिन बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं। क्या तुम कम से कम उन्हें कॉल कर सकते हो? विकास ने लंबे समय तक संदेश को देखा और फिर फोन बंद कर दिया और अपने ध्यान में वापस लौट गए। अगली सुबह चारों भाई बहनों को प्रिया का एक ही विनाशकारी फोन आए। उनकी चचेरी बहन की आवाज फोन की दूसरी तरफ कांप रही थी। मुझे बहुत अफसोस है। यह चाची सुमिता के बारे में है। वह रात में सोते समय चल बसी। प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं, लेकिन सदमा सार्वभौमिक था। राहुल ने अपना कॉफी का कप गिरा दिया, जिससे उसके डेस्क पर पड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज खराब हो गए। अंजलि फिल्मांकन सेट के बीच में ढेर हो गई। आंसुओं ने उसका पूरा मेकअप खराब कर दिए। अमित स्तब्ध रह गया। उसका तेज दिमाग इस खबर को संसाधित करने में असमर्थ था। विकास की ओर से उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। एक अनंत शून्य उसे निगलने की धमकी दे रहा था। अगले कुछ दिनों में चारों भाई बहनों को अपनी मां की हानि से निपटने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक तरफ रखना पड़ा। अंतिम संस्कार, जिसे प्रिया ने सावधानीपूर्वक आयोजित किया था, एक उदास कार्यक्रम था। भाई बहन, जो वर्षों में पहली बार एकत्र हुए थे, एक दूसरे की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हर एक अपने अपराध बोध और पछतावे का बोझ उठा रहा था। अंतिम संस्कार के बाद प्रिया ने उन्हें वसीयत पढ़ने के लिए एकत्र किए। चारों भाई बहन चुपचाप अपनी मां के बैठक कमरे में बैठे थे, यादों और तस्वीरों से घिरे हुए जो अब उन्हें चुपचाप दोषी ठहरा रही थी। प्रिया ने एक गंभीर चेहरे के साथ एक सीलबंद लिफाफा निकाला। वसीयत पढ़ने से पहले उसने शुरू किया। चाची सुमिता ने आप में से हर एक के लिए एक पत्र छोड़ा है। वह चाहती थीं कि आप अपनी अंतिम इच्छाओं को जानने से पहले इन्हें पढ़े। एक एक करके भाई बहनों ने अपने पत्र प्राप्त किए। जैसे जैसे वे उन्हें खोलकर पढ़ने लगे, भावनाएं उमड़ने लगी। राहुल, जो हमेशा इतना नियंत्रित रहता था, अपने गालों पर आंसू बहने से नहीं रोक सका। अंजलि खुलकर रो रही थी। उसका पूर्णता का मुखौटा पूरी तरह से टूट गया था। अमित पत्र को अपने सीने से चिपकाए हुए था, जैसे वह इसे अपने दिल के साथ मिला देना चाहता। विकास आंखें बंद किए। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मां द्वारा लिखे गए हर शब्द को आत्मसात कर रहा है। जब अंत में उन्होंने अपनी नजरें उठाई, प्रिया ने वसीयत पढ़ना शुरू किए। सुमिता द्वारा निर्धारित असामान्य शर्तें कमरे में बम की तरह गिरी। राहुल न्यूनतम वेतन पर जीने के विचार से पीला पड़ गए। अंजलि सोशल मीडिया के बिना एक महीने की संभावना से भयभीत लग रही थी। अमित तकनीक के बिना एक जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। विकास अपनी ओर से चुप रहा। उसका चेहरा अपथनीय था। यह पागलपन है, राहुल ने खड़े होते हुए कहा। मैं एक सुपरमार्केट के कैशियर के रूप में अपने निवेश कैसे संभालूंगा? एक महीना सोशल मीडिया के बिना, यह मेरे करियर को बर्बाद कर देगा। अंजलि ने विरोध किए। अमित ने सिर हिलाए।
कोई गलती होनी चाहिए। मां जानती थीं कि मेरा काम कितना महत्वपूर्ण है। विकास ने अंत में बोला, क्या तुम लोग नहीं समझ रहे? यही तो मां चाहती थीं कि हम समझे। अन्य तीनों ने अपने छोटे भाई को भ्रम और नाराजगी के मिश्रण के साथ देखा। प्रिया ने अपनी भूमिका निभाते हुए हस्तक्षेप किया। शर्तें स्पष्ट है। यदि आप निर्धारित कार्यों को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी विरासत का हिस्सा स्थानीय धर्मार्थ संगठनों को दान कर दिया जाएगा। आपके पास वसीयत की शर्तों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए 1 सप्ताह का समय है। भाई बहनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर भावनाओं का तूफान दिख रहा था। सुमिता की योजना चल पड़ी थी और उनके बच्चे एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले थे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। इस बीच समुद्र के किनारे एक छोटे से बंगले में सुमिता खिड़की से बाहर देख रही थी। उनका दिल अपराध बोध से जो दर्द वह अपने बच्चों को दे रही थी और इस उम्मीद के बीच बनता हुआ था कि यह त्याग अंततः उस परिवार को वापस ला सकता है जिससे वह इतना प्यार करती थी। वसीयत पढ़ने के बाद का सप्ताह शर्मा भाई बहनों के लिए भावनाओं और बरसों का भंवर्थ। उनमें से हर एक ऐसे निर्णय का सामना कर रहा था जो उनके जीवन की दिशा बदल सकता था। राहुल, निवेशक, घंटों अपने अध्ययन कक्ष में बंद रहता, गन्ना और अनुमान लगाता। क्या उसके हिस्से की विरासत के लिए 1 महीने की गरीबी का मूल्य चुकाना लायक था? उसकी पत्नी मीरा उसे चिंता से देखती। राहुल, उसने एक रात कहा उसके पास बैठते हुए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मां तुम्हें पैसे के मूल्य से कहीं ज्यादा कुछ सिखाना चाहती थी? राहुल ने उसे देखा। उसकी आंखें थकी हुई और द्वंद्व से भरी थी। तुम नहीं समझती मीरा, मैंने अपना पूरा जीवन यहाँ तक पहुंचने के लिए काम किया है। मैं सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूँ? मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। शायद यही वह सबक है जो तुम्हारी मां चाहती थी कि तुम सीखो। इस बीच अंजलि अपने शानदार अपार्टमेंट में घूमती रहती, घबराहट के दौरे और गुस्से के उबाल के बीच झूलती रहती। उसका एजेंट राज उसे शांत करने की कोशिश करता। अंजलि जान, इसके बारे में इस तरह सोचो, एक आध्यात्मिक प्रस्ताव। तुम वापस आने पर इस अनुभव पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना सकती हो। अंजलि रुकी, इस विचार पर विचार करते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे फॉलोअर्स को यह दिलचस्प लगेगा? राज ने मुस्कुराया, एक अवसर देखते हुए। बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर जो अपनी मां का सम्मान करने के लिए सब कुछ छोड़ देती है। यह शुद्ध सोना है। अपने उच्च तकनीक कार्यालय में अमित अपनी टीम द्वारा विकसित की गई नवीनतम टैबलेट को घूरता रहा। 1 महीने तक तकनीक के बिना रहने का विचार उसे यातना लग रहा था। उसकी सहायिका नेहा एक कप कॉफी लेकर अंदर आई। सर, क्या आप जानते हैं उसके बारे में कोई निर्णय लिया है? अमित ने गहरी सांस ली। नेहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं संदेह करने के लिए एक बुरा व्यक्ति हूँ? नेहा अपने बॉस की भेद्यता से चकित ईमानदारी से जवाब दी। मुझे लगता है कि संदेह करना मानवीय है सर, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आपकी मां के पास यह मांगने का कोई अच्छा कारण रहा होगा। विकास अपनी ओर से स्थानीय पार्क में अपने दिन बिताता, परिवारों को देखता और अपने जीवन पर चिंतन करता। एक दोपहर जब वह एक बेंच पर बैठा था, एक गेंद लुढ़कती हुई उसके पैरों के पास आई। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आए। माफ कीजिए अंकल, क्या आप मुझे गेंद दे सकते हैं? विकास ने मुस्कुराते हुए बच्चे को गेंद दी। जब वह उसे अपने माता पिता के पास वापस भागते हुए देख रहा था तो उसने नॉस्टैल्जिया और पछतावे की एक टीस महसूस की। अंत में वह दिन आ गया जब उन्हें प्रिया को अपना जवाब देना था। चारों भाई बहन फिर से अपनी मां के घर में एकत्र हुए। हवा में तनाव स्पष्ट था। प्रिया ने उन सभी को देखा। उसका चेहरा गंभीर था। ठीक है, क्या आपने कोई निर्णय लिया है? राहुल पहला था जिसने बोला। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। मैं करूंगा मां के लिए। अंजलि आंखों में आंसू के साथ सिर हिलाए। यह मुश्किल होगा लेकिन मैं उनकी कर्जदार हूं। अमित ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद कहा, मैं स्वीकार करता हूं। मां ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया, तब भी जब किसी और ने नहीं किया।
सभी ने विकास की ओर देखा, जिसने बस मुस्कुराया और कहा, मैं तैयार हूं। मुझे लगता है कि हम सभी को इसकी जरूरत है। जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर राहत और प्रत्याशा का मिश्रण था। बहुत अच्छा, तो हम कल से शुरू करेंगे। राहुल, मैं तुम्हें सुबह 8 बजे किफायत सुपरमार्केट में मिलूंगा। अंजलि, एक कार तुम्हें लेने आएगी और जरे सामुदायिक खेत पर ले जाएगी। अमित, मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से नया सवेरा सरकारी स्कूल ले जाऊंगा। और विकास ने उसे धीरे से बाधित किया। मेरी चिंता मत करो प्रिय, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। अगली सुबह चारों भाई बहन अपने अपने कार्यों को शुरू करने के लिए तैयार हुए। हर एक अपने डर और असुरक्षाओं का सामना कर रहा था। राहुल आईने के सामने खड़ा था, घबराहट से सुपरमार्केट की वर्दी को ठीक कर रहा था। मीरा ने पीछे से उसे गले लगाए। मुझे तुम पर गर्व है, उसने फुसफुसाए। अंजलि हाथ में एक छोटा सूटकेस लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संग्रह को यादगार नजरों से देख रही थी। एक आर भरते हुए उसने अपना फोन बंद किया और एक दराज में रख दिए। अमित आरामदायक कपड़े पहने जो वह शायद ही कभी पहनता था, अपने कार्यालय में अपनी टीम से विदा ले रहा था। मैं जल्द वापस आऊंगा, उसने वादा किया। हालांकि उसका एक हिस्सा सोच रहा था कि क्या यह सच था। विकास अपनी ओर से अपनी पूर्व पत्नी के अपार्टमेंट की ओर बढ़े। जब उसने दरवाजा खोला, उसे देखकर हैरान होकर उसने बस कहा, मैं बहुत लंबे समय से अनुपस्थित रहा हूं। क्या मैं बच्चों से मिल सकता हूं? जब शर्मा भाई बहन अपने नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे थे, समुद्र के किनारे के बंगले में सुमिता को प्रिया का फोन आए। चाची, सभी ने स्वीकार कर लिया है, योजना शुरू हो गई है। सुमिता ने आंखें बंद कर ली। राहत और चिंता का मिश्रण उनके दिल में भर गए। धन्यवाद प्यार, मुझे उम्मीद है कि यह उन्हें वापस का रास्ता खोजने में मदद करेगा। अपने आप तक और मेरे पास। प्रिया अपनी चाची की आवाज में भावना को महसूस करते हुए धीरे से जोड़ा, वे ऐसा करेंगे चाच, उनमें आपकी ताकत है, भले ही वे अभी इसे न जानते हो। जैसे ही उसने फोन रखा, सुमिता ने खिड़की से समुद्र की ओर देखा। लहरें धीरे धीरे किनारे पर टकरा रही थीं, एक निरंतर याद दिलाते हुए कि यहाँ तक कि सबसे गहरे परिवर्तन भी छोटी हलचलों से शुरू होते हैं। अपने बच्चों के लिए एक मौन प्रार्थना के साथ सुमिता आने वाले दिनों के लिए तैयार हुई, यह उम्मीद करते हुए कि इस यात्रा के अंत में उनका परिवार फिर से एक साथ आ सकेगा, पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर। सूरज क्षितिज पर डूब रहा था, आसमान को सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंग रहा था। यह एक दिन का अंत था, लेकिन एक ऐसे परिवर्तन की शुरुआत थी जिसे शर्मा परिवार का कोई भी सदस्य कभी नहीं भूलेगा। उनके नए जीवन का पहला दिन शर्मा भाई बहनों के लिए एक तूफान की तरह आए। उनमें से हर एक ऐसी दुनिया का सामना कर रहा था जो उनकी आदत से बिल्कुल अलग थी, और सबक जल्द ही आने लगे। राहुल ठीक सुबह 7:45 बजे किफायत सुपरमार्केट पहुंचे। मैनेजर, एक मोटे आदमी जिनका नाम रमेश चाचा था, ने उसे संदेहपूर्ण नजरों से देखा। तो तुम नए हो? हाँ, उन्होंने गुर्राया, राहुल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए। मुझे उम्मीद है कि तुम कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार। यहाँ आलसियों के लिए कोई जगह नहीं है। राहुल, जो आदेश देने से ज्यादा उन्हें लेने का आदी था, जवाब न देने के लिए अपनी जीभ काटनी पर वह बस सिर हिलाकर रमेश चाचा के पीछे चल पड़ा ताकि निर्देश प्राप्त कर सके। सुबह एक धुंधले में बीत गया। राहुल ने कैश रजिस्टर चलाना सीखा, हालांकि उसकी उंगलियां, जो ब्लूमबर्ग पर टाइप करने से ज्यादा सिक्के गिनने की आदी थीं, अनाड़ी और धीमी लग रही थी। हर बार जब वह कोई गलती करता, वह ग्राहकों की अधीर नजरें और अपने सहकर्मियों के निराशा के भाव महसूस करता। अपने ब्रेक के दौरान थका हुआ और पैर दर्द करते हुए राहुल कर्मचारियों के कमरे में बैठ गए। एक बुजुर्ग महिला, जिसके सफेद बाल एक जूड़े में बंधे थे, पास आई और उसे एक कप चाय की पेशकश। पहली बार रिटेल में? ए ना बेटा, उसने एक दयालु मुस्कान के साथ पूछा। मैं कमला हूं,
मैं 30 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। राहुल ने उसे आश्चर्य से देखा। 30 साल? आप कैसे बर्दाश्त करती है? कमला ने धीरे से हंसी। और यह बर्दाश्त करने की बात नहीं है, यह मेरा जीवन है। मैंने अपने ग्राहकों के बच्चों को बड़े होते देखा है। मैंने उनकी खुशियों और दुखों को साझा किया है। इस काम ने मुझे तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा दिया है। ये शब्द दिन के बाकी हिस्से में राहुल के दिमाग में गूंजते रहे, उसे मूल्य और उद्देश्य के बारे में अपनी सारी मान्यताओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हुए। इस बीच अंजलि जरे सामुदायिक खेत पर पहुंच उसे छोड़ने वाली शानदार कार और ग्रामीण वातावरण के बीच का अंतर और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, जिसकी त्वचा धूप से तपी हुई थी और हाथ कठोर थे, ने उसका स्वागत किए। जरे में आपका स्वागत है। मैं शांता हूँ। प्रभार, मुझे उम्मीद है कि तुमने काम के कपड़े लाए हैं, क्योंकि यह हम सुबह से ही गंदे हो जाते हैं। अंजलि अपने डिजाइनर बूट और सिल्क के ब्लाउ को देखते हुए घबराहट की एक लहर महसूस करती है। मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास उचित कपड़े हैं। शांता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और आए भर। ठीक है, लगता है हमें कुछ इंतजाम करना हो। मेरे साथ आओ। पहले कुछ घंटे अंजलि के लिए शारीरिक और मानसिक चुनौती था। लंबे मेकअप और फोटोग्राफी सत्रों की आदि। अब वह अपने घुटनों पर मिट्टी में थी, बीज बो रही थी और खरपतवार उखाड़ रही थी। निर्दयी धूप और कड़ी मेहनत ने जल्द ही उसे पसीने से तर और थका दिए। दोपहर के भोजन के दौरान खेत के अन्य श्रमिकों के साथ बैठी अंजलि को पूरी तरह से बेमेल महसूस हो। अपने फोन के पीछे छिपने के लिए कुछ न होने पर उसे बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोशनी नाम की एक युवा महिला उसके पास आई। पहली बार खेत में उसने दयालुता से पूछा। अंजलि ने सिर हिलाया, अचानक अपने आप को कमजोर महसूस करते हो। बहुत स्पष्ट है, ए ना? रोशनी ने मुस्कुराए। थोड़ा सा, लेकिन चिंता मत करो, हम सभी कभी न कभी शुरुआत करते हैं। तुम जानती हो, अपने हाथों से लगाई गई किसी चीज को बढ़ते देखने में कुछ खास है। यह जादू जैसा है। उस शाम जब अंजलि ने उन खेतों पर सूर्यास्त देखा जिन्हें उसने उगाने में मदद की थी, तो उसने उपलब्धि की एक अजीब भावना महसूस की जो सोशल मीडिया पर किसी भी लाइक ने कभी नहीं दी थी। अमित अपनी ओर से नया सवेरा सरकारी स्कूल में पहुंचा, खुद को पूरी तरह से अपने तत्व से बाहर महसूस करते हुए। प्रिंसिपल, एक ऊर्जावान महिला जिनका नाम सरिता था, ने उसका उत्साह से स्वागत किए। नए सहायक, बिल्कुल सही समय पर। आज हमारे पास 5वीं कक्षा के लिए एक विशेष विज्ञान कक्षा है। मुझे उम्मीद है कि तुम चिपचिपे प्रयोगों के लिए तैयार हो। इससे पहले कि अमित विरोध कर पाता, वह खुद को जिज्ञासु और उत्साही बच्चों से भरी एक कक्षा में पाता है। अपने सामान्य तकनीकी उपकरणों के शस्त्रागार के बिना उसे वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझाने के लिए अपनी समझ और बुनियादी ज्ञान का सहारा लेना पड़ा। उसके आश्चर्य की बात है कि बच्चों ने संक्रामक उत्साह के साथ प्रतिक्रिया दी। उनके सवाल, हालांकि सरल थे, उसे अलग तरह से सोचने के लिए चुनौती दे रहे थे। जब उसने केवल एक सेब और बच्चों की कल्पना का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझाने में सफलता प्राप्त की, तो अमित ने एक ऐसी भावना महसूस की जो उसने अपने विकासकर्ता के शुरुआती दिनों से नहीं महसूस की थी। रिसेस के दौरान जब वह बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, एक शिक्षिका जिसका नाम अनीता था उसके पास आई। तुमने वहां अच्छा काम किया, उसने टिप्पणी की। ये बच्चे इनमें से कई मुश्किल परिस्थितियों से आते हैं। कुछ के लिए स्कूल ही एकमात्र जगह है जहां वे बस बच्चे हो सकते हैं। अमित ने छोटों को नई नजरों से देखा, अचानक अपने बचपन और अपने परिवार द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को याद करते हुए। मुझे कोई अंदाजा नहीं था, अनीता ने धीरे से मुस्कुराए। कभी कभी हम जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान कर सकते हैं वह एक सुनने वाला कान और एक खुला दिल। उस रात जब अमित अपने आसपास के उपकरणों की सामान्य भनभनाहट के बिना सोने की तैयारी कर रहा था, वह खुद को उन बच्चों के जीवन में वास्तविक अंतर लाने के लिए अपने तकनीकी ज्ञान का उपयोग करने के तरीकों के बारे में सोचते हुए पाए। विकास,
अपने भाई बहनों के विपरीत को कोई विशिष्ट कार्य नहीं दिया गया था। हालांकि अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़ने का उसका फैसला समान रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो। इतने लंबे समय की अनुपस्थिति के बाद अपने बच्चों के साथ दिन बिताना भावनाओं का एक रोलर कोस्टर था। उसका बड़ा बेटा अरुण 10 साल का दिन के अधिकांश समय एक दूरी और कुछ शत्रुतापूर्ण रवैया बनाए रखता था। उसकी छोटी बेटी दिया 7 साल की अपने पिता को पास पाकर खुशी के क्षणों और भ्रम और दुख के क्षणों के बीच झूलती रहती थी। रात के खाने के दौरान जो विकास ने अपने बच्चों से फिर से जुड़ने के प्रयास में अनाड़ीपन से तैयार किया था, अरुण ने आखिरकार विस्फोट कर दिया। तुम अब यहाँ क्यों हो? तुम्हें अचानक हमारी परवाह क्यों होने लगी? जो सन्नाटा इसके बाद छाया वह बेहद भारी था। विकास अपनी वर्षों की अनुपस्थिति के बोझ को महसूस करते हुए टूटी हुई आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैंने एक गलती की अरुण, एक बहुत बड़ी गलती। मैंने सोचा कि दूर रहना, खुद को खोजना सबके लिए सबसे अच्छा होगा, लेकिन मैं गलत और मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख है। दिया अपनी उम्र की मासूमियत के साथ पूछा, इसका मतलब है कि आप रहेंगे पापा? विकास ने अपने बच्चों को देखा, फिर अपनी पूर्व पत्नी को, जो इस दृश्य को सावधानी और उम्मीद के मिश्रण के साथ देख रही थी। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं कोशिश करना चाहूंगा। वास्तव में इस बार कोशिश करना चाहूंगा। उस रात जब चारों शर्मा भाई बहन सोने की तैयारी कर रहे थे, हर एक दिन के सबको पर चिंतन कर रहा था। राहुल सिक्के गिनने से दुखती हुई हथेलियों के साथ, अंजलि नाखूनों के नीचे मिट्टी के साथ लेकिन कड़ी मेहनत की एक नई सराहना के साथ, अमित जरूरतमंद बच्चों की मदद करने के विचारों से भरा दिमाग, और विकास खोए हुए समय के बोझ से भारी दिल के साथ लेकिन सुधार के अवसर की उम्मीद के साथ। समुद्र के किनारे अपने बंगले में सुमिता तारों को देख रही थी। उनका दिल अदृश्य रूप से अपने बच्चों के साथ जुड़ा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि तुम सीख रहे हो मेरे बच्चों, उन्होंने हवा में फुसफुसाए। मुझे उम्मीद है कि तुम वापस का रास्ता खोज रहे हो, और इस तरह तारों भरे आकाश को गवार बनाकर शर्मा परिवार ने मेलमिलाप और पुनर्खोज की दिशा में अपने पहले कदम उठाए, यह जाने बिना कि सबसे कठिन सबक और सबसे गहरे खुलासे अभी आने बाकी थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शर्मा भाई बहन अपनी नई वास्तविकताओं में और अधिक डूबते गए, ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए जो उनकी पहचान और मान्यताओं की नींद को हिला रही थी। राहुल, जो कभी एक शक्तिशाली निवेशक था, खुद को न केवल सुपरमार्केट में अपने काम की शारीरिक मांगों से जकड़ता हुआ पाया, बल्कि एक बढ़ती हुई पहचान संकट से भा। एक दोपहर जब वह शेल्फ पर डिब्बे लगा रहा था, उसने 2 ग्राहकों को बात करते सुन। तुमने खबरें देखीं? वॉल स्ट्रीट के वे कॉरपोरेट अधिकारी फिर से आम आदमी को लूट रहे हैं। एक ने टिप्पणी की, आओ, वे सब एक जैसे हैं, बस अपनी जेबें भरने के बारे में सोचते हैं। दूसरे ने जवाब दिए। राहुल को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में किसी ने मुक्का मारा। क्या लोग उसे इसी तरह देखते थे, एक महंगे सूट में एक चोर के रूप में? यह विचार उसके शिफ्ट के बाकी समय तक उसका पीछा करता रहा। उस रात अपने किराए के छोटे अपार्टमेंट में बैठे वसीयत की शर्तों का एक हिस्सा, राहुल ने आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा। मैं वास्तव में कौन हूं? उसने जोर से पूछा। वर्षों में पहली बार उसके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। इस बीच सामुदायिक खेत में अंजलि अपने खुद के शैतानों का सामना कर रही थी। शारीरिक श्रम अब उतना थकाऊ नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स से मिलने वाली निरंतर मान्यता की कमी उसके आत्मसम्मान को उससे अधिक प्रभावित कर रही थी जितना वह स्वीकार करना चाहती थी। एक दिन जब वह रोशनी के साथ बगीचे में काम कर रही थी, अंजलि ने स्वीकार किया, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ साझा नहीं करती, अगर कोई इसे नहीं देखता, तो यह जैसे मौजूद ही नहीं है। तुम जानती हो, रोशनी ने उसे समझदारी से देखा। अंजलि, क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम इतना साझा करती हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम ही मौजूद नहीं रहोगी? ये शब्द अंजलि को एक खुलासे की तरह लगे। उस रात तारों के नीचे बैठकर
स्क्रीन की चमक से दूर उसने एक डायरी में लिखना शुरू किया, अपने सबसे गहरे विचारों और भावनाओं को केवल अपने लिए उंडेलते हुए। अमित अपनी ओर से एक ऐसे जुनून की खोज कर रहा था जिसके बारे में उसे पता नहीं था कि वह रखता है। स्कूल के बच्चों के साथ उसका संबंध हर दिन बढ़ रहा था और वह लगातार उनके जीवन को शिक्षा के माध्यम से बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। हालांकि एक दोपहर जब वह सीखने में कठिनाई वाले एक छात्र की मदद कर रहा था, अमित को एक दर्दनाक एहसास हो। उसे उन सभी बार याद आए जब उसने जरूरतमंद लोगों के जीवन पर वास्तविक प्रभाव डाल सकने वाले प्रोजेक्ट्स की बजाय लग्जरी गैजेट्स के विकास को प्राथमिकता दी। मैंने अपनी प्रतिभा का गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया है, उसने खुद से बुदबुदाया, शर्म और दृढ़ संकल्प का मिश्रण महसूस करते हुए। उस रात सोने के बजाय अमित ने एक नोटबुक के पन्नों को शैक्षिक एप्लीकेशन और सहायक तकनीकों के विचारों से भर दिया जो वास्तविक अंतर ला सकती थी। विकास इस बीच पारिवारिक मेलमिलाप के उथल-पुथल भरे पानी में नेविगेट कर रहा था। हर दिन नई चुनौतियां और छोटी जीत लेकर आता था। एक दोपहर जब वह पार्क में दिया के साथ खेल रहा था, उसकी बेटी ने उसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे जमा दिया। पापा, दादी सुमिता हमसे मिलने क्यों नहीं आती? विकास को ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई। अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़ने की अपनी खोज में उसने अपनी मां के बारे में सोचने से बचा था और इस बात से कि उसकी अनुपस्थिति ने पूरे परिवार को कैसे प्रभावित किया था। दादी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखा रही है बेटा, उसने अंततः जवाब दिया, उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। उस रात बच्चों को सुलाने के बाद विकास अपनी पूर्व पत्नी नीता के साथ बैठ, मैं एक मूर्ख रहा हूं, उसने स्वीकार किया, आंखों में आंसू के साथ। न केवल बच्चों और तुम्हारे साथ बल्कि मां के साथ, सभी के साथ। नीता इस भेद्यता के प्रदर्शन से चकित ने उसका हाथ पकड़ लिए। बदलने के लिए कभी देर नहीं होती विकास, कभी नहीं। जब भाई बहन अपने व्यक्तिगत खुलासों से जूझ रहे थे, सुमिता समुद्र के किनारे अपने आश्रय में अपने निर्णय के बोझ को पहले से कहीं अधिक महसूस कर रही थी। अपने बच्चों से दूर बिताया गया हर दिन एक यातना था, लेकिन वह इस उम्मीद से चिपकी रही कि यह त्याग सार्थक होगा। एक दोपहर समुद्र तट पर टहलते हुए सुमिता की मुलाकात एक बूढ़े मछुआरे से हो। लगता है आप अपने दिल पर एक बड़ा बोझ ढो रही है बहन जी, आदमी ने टिप्पणी की। सुमिता इस टिप्पणी से चकित ने सिर हिलाए। मैं अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हूं, मछुआरे ने बुद्धिमानी से मुस्कुराए। लेकिन कभी कभी किसी चीज को बचाने के लिए पहले उसे खोने के लिए तैयार रहना पड़ता है। क्या आप उस संभावना के लिए तैयार है? यह सवाल सुमिता को दिनों तक परेशान करता रहा, उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि क्या उन्होंने सही निर्णय लिया था। जैसे जैसे परीक्षण के महीने का मध्य नजदीक आ रहा था, चारों शर्मा भाई बहन एक भावनात्मक चौराहे पर खड़े थे। हर एक ने अपने बारे में ऐसी सच्चाइयां खोज ली थीं जिन्हें वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी स्पष्ट नहीं था। राहुल एक लंबी शिफ्ट के बाद घर लौटते हुए एक बैंक के सामने रुक गए। एक क्षण के लिए उसने अंदर जाने की इच्छा महसूस की, अपनी संख्याओं और शक्ति की दुनिया में वापस जाने की, लेकिन कुछ ने उसे रोक दिए। क्या वह वास्तव में उस दुनिया में लौटना चाहता था? अंजलि खेत के एक तालाब में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए एहसास हुआ कि वह अब उस महिला को नहीं पहचानती जो वह कुछ हफ्ते पहले थी। फिल्टर और लाइक्स के बिना वह कौन थी? अमित अपने छात्रों के चित्रों और धन्यवाद पत्रों से घिरा हुआ सोच रहा था कि वह अपने पुराने जीवन में कैसे वापस जा सकता था, यह जानते हुए कि वह इन युवा जीवनों पर कितना प्रभाव डाल सकता था। और विकास अपने सोते हुए बच्चों को देखते हुए उस दर्दनाक सच्चाई का सामना कर रहा था कि उसने कितना कुछ खो दिया था और अगर वह वास्तव में नहीं बदला तो और कितना खो सकता था। उस क्षण बिना जाने चारों शर्मा भाई बहनों ने एक मौन लेकिन गहरा निर्णय लिए। वे अब केवल एक वसीयत की शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे, वे खुद को फिर से खोजने और सुधार की एक यात्रा पर निकल पड़े थे। इस बीच
समुद्र के किनारे अपने बंगले में सुमिता एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर को देख रही थी। उनकी उंगलियां अपने बच्चों के मुस्कुराते चेहरों पर फिर रही थी। क्या मैंने सही किया है? उन्होंने जोर से पूछा। उनकी आवाज रात में मुश्किल से एक फुसफुसाहट था। या मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है? इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी था, और उसके साथ ऐसी चुनौतियां और खुलासे जो पारिवारिक बंधनों को पहले से कहीं अधिक परखेंगे। जैसे जैसे सुमिता का प्रयोग तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा था, शर्मा भाई बहनों में से प्रत्येक अपनी आत्मखोज की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रहा था। राहुल, जो एक बार शक्तिशाली निवेशक था, एक अस्तित्व संकट के बीच में था। एक सुबह जब वह ताजा उत्पादों के विभाग को व्यवस्थित कर रहा था, उसने एक बुजुर्ग महिला को रमेश चाचा, मैनेजर के साथ बहस करते सुन। मुझे खेद है कमला जी, लेकिन मैं आपको और क्रेडिट नहीं दे सकता। दुकान के नियम स्पष्ट है, रमेश चाचा ने खेद के साथ समझाए। राहुल ने देखा कि बुजुर्ग महिला आंखों में आंसू के साथ बुनियादी खाद्य पदार्थों को वापस शेल्फ पर रखने लग। बिना दो बार सोचे वह पास गए। रमेश चाचा, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? एक संक्षिप्त निजी बातचीत के बाद राहुल कमला जी के पास लौट। कमला जी, कृपया जो चाहिए ले लीजिए, यह कवर हो गया है। बुजुर्ग महिला ने उसे आश्चर्य और कृतज्ञता से देखा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे बेट, तुम नहीं जानते कि इसका मेरे लिए क्या मतलब है। उस रात राहुल सो नहीं सका। उसका दिमाग चकरा रहा था। कमला जी की मदद करने से मिली संतुष्टि की तुलना उन जीतों से कर रहा था जिसका उसने वॉल स्ट्रीट में जश्न मनाया था। अपने मुनाफे की खोज में उसने कितने लोगों के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। क्या बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी? इस बीच अंजलि खेत पर अपने निर्णायक क्षण का सामना कर रही थी। एक भयंकर तूफान के दौरान बारे की छत, जहां वे फसलें संग्रहित करते थे, टपकने लगी। महीनों की कड़ी मेहनत को बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। बिना सोचे समझे अंजलि ने खुद को फसल को बचाने के प्रयास का नेतृत्व करते हुए पाए। भीगी हुई और कीचड़ से लथपथ उसने अपने साथियों के साथ अथक परिश्रम किया, बोरियों को स्थानांतरित करते और छत की मरम्मत करते हुए। घंटों बाद थकी हुई लेकिन संतुष्ट अंजलि ने एक गड्ढे के प्रतिबिंब में खुद को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसने कोई मेकअप नहीं किया था और उसके कपड़े अपहचानिए थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान उसके सबसे लोकप्रिय सेल्फी में दिखाई देने वाली किसी भी मुस्कान से अधिक वास्तविक था। तुम जानती हो, मुझे लगता है कि यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर है जो मैं कभी नहीं लूंगी, उसने रोशनी से कहा, जो उसे गर्व से देख रही थी। नया सवेरा, स्कूल में अमित अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने वाला था। एक दिन जब वह कंप्यूटर कक्षा में मदद कर रहा था, उसने ध्यान दिया कि राहुल, सबसे होनहार छात्रों में से एक, ध्यान भटका हुआ और उदास लग रहा था। कक्षा के बाद अमित ने बच्चे के पास जाकर पूछा, राहुल, सब ठीक है? बच्चे ने आंखों में आंसू के साथ स्वीकार किया कि उसके परिवार को सप्ताह के अंत में उनके घर से बेदखल कर दिया जाएगा। उसके पिता ने अपनी नौकरी खो दी थी और वे किराया नहीं चुका सकते थे। अमित को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में किसी ने मुक्का मारा। अपने पिछले जीवन में वह आसानी से ऐसी कहानी को अनदेखा कर देता। अब वह इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता था। उस रात प्रयोग के नियमों को तोड़ते हुए अमित ने एक फोन कॉल किए। संजय, मैं हूं अमित, मुझे एक उपकार की जरूरत है। अगली सुबह राहुल के पिता को एक कॉल आया जिसमें उन्हें अमित की कंपनियों में से एक में नौकरी की पेशकश की गई। यह दान नहीं था। अमित ने उस आदमी की क्षमता को पहचाना था उन कहानियों के आधार पर जो राहुल अपने पिता के बारे में बताता था। जब अगले दिन उसने राहुल के चेहरे पर खुशी देखी, तो अमित जान गया कि वह कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। विकास अपनी ओर से अपनी खुद की चुनौती का सामना कर रहा था। एक दोपहर जब वह अपने बच्चों के साथ पार्क में खेल रहा था, अरुण, उसका बड़ा बेटा, साइकिल से गिरकर घुटने में चोट लगा बैठा। सहज रूप से विकास उसकी ओर दौड़ा, उसे गले लगाया और सांत्वना दी।
तभी उसे एहसास हुआ, यह वर्षों में पहली बार था जब वह अपने बच्चों के जीवन में इतना मौजूद था। उस रात बच्चों को सुलाने के बाद विकास ने नीता, अपनी पूर्व पत्नी के साथ एक ईमानदार बातचीत। मैं एक मूर्ख रहा हूं नीता, मैंने वर्षों बर्बाद किए हैं कुछ ऐसा खोजने की कोशिश में जो हमेशा यही था मेरे सामने। मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे माफ कर दोगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं वह पिता बनने के लिए प्रतिबद्ध हूं जिसके हमारे बच्चे हकदार है। नीता आंखों में आंसू के साथ ने उसका हाथ पकड़ लिए। विकास, माफी एक प्रक्रिया है, लेकिन मैं कोशिश करने को तैयार हूं अगर तुम हो। जब शर्मा भाई बहन इन महत्वपूर्ण क्षणों से गुजर रहे थे, सुमिता समुद्र के किनारे अपने आश्रय में बढ़ती बेचैनी महसूस कर रही थी। क्या वह अपनी योजना के साथ बहुत दूर चली गई थी? क्या वह वास्तव में अपने बच्चों की मदद कर रही थीं या केवल और अधिक दर्द दे रही थीं? एक रात सोने में असमर्थ सुमिता समुद्र तट पर टहलने निकल गई। पूर्णिमा की चांदनी लहरों को रोशन कर रही थी और समुद्र की आवाज प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती प्रतीत हो रही थी। अचानक सुमिता ने एक परिचित आकृति को अपनी ओर आते देखा। यह प्रिया था। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुमिता ने आश्चर्य से पूछा। प्रिया एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जवाब दी, चाची, हमें बात करनी है। कुछ हुआ है? सुमिता का दिल तेजी से धड़कने लग। क्या हुआ? क्या मेरे बच्चे ठीक है? प्रिया ने अपनी चाची के हाथ पकड़ लिए। वे ठीक है चाची, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जाने। और वे भी? सुमिता ने महसूस किया कि दुनिया रुक गई। तुम्हारा क्या मतलब है? चाची, प्रिया ने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वसीयत और प्रयोग के बारे में कुछ है जो मैंने आपको नहीं बताया था, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा। जब लहरें किनारे पर टूट रही थी, सुमिता ने प्रिया का खुलासा सुना, एक सच्चाई जो उस सब की नींव को हिला देगी जो उन्होंने अपने परिवार के बारे में और खुद के बारे में जानने का विश्वास किया था। उस क्षण तारों भरे आकाश के नीचे और अनंत समुद्र के किनारे सुमिता शर्मा को एहसास हुआ कि जो यात्रा उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए शुरू की थी, वह एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी कल्पना उनमें से कोई भी नहीं कर सकता था। प्रिया का खुलासा सुमिता पर एक सुनामी की तरह टूट पड़ा, उस सब की नींव को हिलाते हुए जो वह अपने परिवार और खुद के बारे में जानती थी। चाची सुमिता, प्रिया ने शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वसीयत वास्तविक नहीं है, कभी कोई विरासत बांटने के लिए नहीं थी। सुमिता ने महसूस किया कि दुनिया रुक गई। क्या? लेकिन कैसे? प्रिया ने गहरी सांस ली और फिर जारी रखा। जब आपने मुझे अपनी योजना बताई, मुझे एहसास हुआ कि आपके बच्चों को प्रेरित करने के लिए कुछ और मजबूत चीज की जरूरत है। मैंने विरासत का आविष्कार किए, दस्तावेज, शर्तें, सब कुछ मेरे द्वारा बनाया गया था। सुमिता लड़खड़ाई। गिरने से बचने के लिए पास की एक चट्टान का सहारा लेते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ चाच, और मैं अपने चचेरे भाई बहनों से प्यार करती हूँ। मुझे पता था कि उन्हें बदलने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक की आवश्यकता। ऐसा, खैर, यह ऐसी चीज थी जिसे वे सभी समझते थे। जब सुमिता इस जानकारी को समझ रही थी, प्रिया ने जारी रखा, लेकिन और भी है चाच, आपके बच्चे, उन्होंने आपकी मृत्यु के बारे में सच्चाई का पता लगा लिया है। सुमिता का दिल एक पल के लिए रुक गए। कैसे? यह एक दुर्घटना। राहुल ने सुपरमार्केट में एक ग्राहक को देखा जो आपको जानता था। उस महिला ने हाल ही में समुद्र तट पर आपको देखने का उल्लेख किए। राहुल ने बिंदुओं को जोड़ा और अपने भाई बहनों से संपर्क किए। वे अभी यहाँ आ रहे हैं। सुमिता ने महसूस किया कि दुनिया उनके चारों ओर घूम रही थी। उनकी सारी योजना, उनके सारे अच्छे इरादे ज्वार के सामने रेत के किले की तरह ढह रहे थे। इस बीच समुद्र तट की ओर जाने वाली सड़क पर चारों शर्मा भाई बहन एक तनावपूर्ण मौन में एक साथ यात्रा कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक भावनाओं के तूफान से जूझ रहा था। आघात, गुस्सा, भ्रम और आश्चर्यजनक रूप से उम्मीद की एक किरण। राहुल,
स्टीयरिंग व्हील पर, मौन को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति था। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने हमें इस तरह धोखा दिए। इन सब के बाद जो हमने झेला है। अंजलि, उसके बगल में बैठी, ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन क्या उन्होंने वास्तव में हमें धोखा दिया, या उन्होंने हमें वही दिया जिसकी हमें जरूरत थी? अमित ने पिछली सीट से जोड़ा। वह सही है। 1 महीने पहले हम एक ही कार में भी नहीं होते। विकास, जो अब तक सबसे शांत था, ने आखिरकार बोला। माँ हमेशा जानती थी कि हमें कैसे एकजुट करना है, यहाँ तक कि जब हम बच्चे थे। लगता है कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। जैसे जैसे वे समुद्र तट के बंगले के करीब पहुंच रहे थे, भाई बहनों में से प्रत्येक पिछले कुछ हफ्तों की अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर चिंतन कर रहा था। राहुल कमला जी के बारे में सोच रहा था और कैसे दया का एक साधारण कार्य ने उसकी आंखें एक ऐसी दुनिया के प्रति खोल दी थीं जिसे उसने वर्षों से अनदेखा किया था। अंजलि खेत में आई तूफान की याद कर रही थी और कैसे बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसने खुद को किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस किया था। अमित राहुल और उसके परिवार के बारे में सोच रहा था और कैसे अपने प्रभाव का उपयोग बड़े अच्छे के लिए करने से उसे एक ऐसा उद्देश्य मिला था जो कोई गैजेट कभी नहीं दे सकता था। विकास खिड़की से बाहर देखते हुए अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था और उस दूसरे मौके के बारे में जो उसे मिला था ताकि वह पिता बन सके जो उसे हमेशा होना चाहिए था। जब वे आखिरकार बंगले पर पहुंचे तो सूरज क्षितिज पर उगने लगा था। आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग रहा था। सुमिता और प्रिया समुद्र तट पर उनका इंतजार कर रही थीं। हवा में तनाव स्पष्ट था। एक पल के लिए कोई नहीं हिला। फिर सबके आश्चर्य की बात यह थी कि राहुल ने पहला कदम उठाए। सीधे अपनी मां की ओर चलते हुए उसने उन्हें एक मजबूत और भावुक आलिंगन में लपेट लिए। मुझे माफ कर दीजिए मां, उसने फुसफुसाया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। मुझे बहुत अफसोस है। एक एक करके अन्य भाई बहन भी आलिंगन में शामिल हो गए, सुमिता के चारों ओर एक घेरा बनाते हो। आंसू, हंसी और प्यार के शब्द लहरों की आवाज के साथ मिल गए। जब वे आखिरकार अलग हुए तो सुमिता ने अपने बच्चों को प्यार और पछतावे से भरी आंखों से देखा। मेरे बच्चों, मुझे भी माफ कर दो। मेरा इरादा कभी तुम्हें धोखा देने का नहीं था। मैं बस चाहती थी कि तुम याद रखो कि तुम वास्तव में कौन हो। अंजलि आंसू पोंछते हुए जवाब दी। हमने किया माँ, मुझे लगता है कि हम सभी ने किया। अमित ने सिर हिलाए। आपने हमें सबसे मूल्यवान उपहार दिया, खुद को फिर से खोजने का अवसर। विकास अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए जोड़ा और फिर से जुड़ने का, एक दूसरे के साथ और आपके साथ। प्रिया इस दृश्य को राहत और चिंता के मिश्रण के साथ देखते हुए आखिरकार बोली, एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए। विरसत वास्तविक नहीं है। यह आपको प्रेरित करने की योजना का हिस्सा था। समूह पर एक भारी सन्नाटा छा गए। भाई बहनों ने एक दूसरे को देखा, इस नई जानकारी को समझते हुए। अंत में सबके आश्चर्य की बात यह थी कि राहुल हंसने लगा, एक वास्तविक और मुक्त हंसी जो जल्द ही दूसरों को भी संक्रमित कर गया। तुम जानते हो क्या, उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें किसी भी धन राशि से कहीं अधिक मूल्यवान विरासत मिली है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाए। खुद को वास्तव में देखने का उपहार, यह देखने का कि वास्तव में क्या मायने रखता है। अमित ने जोड़ा, और दुनिया में वास्तविक अंतर लाने का अवसर। विकास अपनी मां को गले लगाते हुए ने निष्कर्ष निकाला, और फिर से एक परिवार बनने का उपहार, एक सच्चा परिवार। जब सूरज आकाश में ऊपर चल रहा था, समुद्र तट को सुनहरी रोशनी में नहलाते हुए, शर्मा परिवार को एहसास हुआ कि यह उनकी यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि केवल शुरुआत। उनके पास बहुत कुछ ठीक करना था, बहुत कुछ फिर से बनाना था, लेकिन वर्षों में पहली बार उनके पास कुछ अमूल्य था, उम्मीद। सुमिता अपने बच्चों के प्यार से घिरी हुई क्षितिज की ओर देख रही थी। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन अब वह इसका सामना करने से नहीं डरती थी, क्योंकि अब वह जानती थी कि जो भी होगा, वे इसका सामना एक साथ करेंगे। प्रिया आंखों में आंसू के साथ दृश्य को देखते हुए
जानती थी कि उसका जोखिम भरा निर्णय सही साबित हुआ था। शर्मा परिवार बदल गया था, भौतिक धन के वादे से नहीं, बल्कि उस प्यार, करुणा और संबंध की पुनः खोज से जो हमेशा से उनके अंदर था। जैसे जैसे परिवार एक साथ बंगले की ओर चलने लगा, अपने नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार, समुद्र अपनी शाश्वत लय में चलता रहा। एक ऐसे परिवर्तन का मौन गवार जिसे उनमें से कोई भी कभी नहीं भूले। 6 महीने बीत चुके थे उस भावनात्मक पुनर्मिलन के बाद जो समुद्र तट पर हुआ था। शर्मा परिवार ने चिकित्सा और पुनर्मिलन की एक ऐसी यात्रा शुरू की थी जिसकी कल्पना उनमें से किसी ने भी सुमिता के प्रयोग से पहले नहीं की हो। यह एक सुनहरी रविवार की सुबह थी और सुमिता का घर गतिविधि से भरा हुआ था। ताजा बनी कॉफी और टोस्ट की सुगंध हवा में भर रही थी। हंसी और जीवंत बातचीत की आवाजों के साथ मिलकर परिवार सुमिता के 81वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था। लेकिन इस बार कोई अनुपस्थिति नहीं थी, कोई टूटे दिल नहीं थे। रसोई में राहुल और अंजलि एक साथ नाश्ता तैयार कर रहे थे, एक ऐसा दृश्य जो कुछ महीने पहले तक अकल्पनीय था। राहुल अपनी आरामदायक शर्ट पर एक एप्रन पहने पैनकेक पलट रहा था जबकि अंजलि ताजा फल काट रही थी। तुम जानती हो, राहुल ने अपनी बहन को मुस्कुराते हुए देखा। मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं यह कहूंगा, लेकिन मुझे सुपरमार्केट की थोड़ी याद आती है। अंजलि ने हंसते हुए अपना सिर हिलाए। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं महंगे मेकअप की गंध के बजाय मिट्टी और पौधों की गंध को पसंद करूं। जिंदगी कितने मोड़ लेती है। एना बैठक कक्ष में अमित विकास के बच्चों के साथ खेल रहा था। उन्हें एक शैक्षिक ऐप का उपयोग दिखा रहा था जिसे उसने नया सवेरा स्कूल में अपने अनुभव से प्रेरित होकर विकसित किया था। तो यह ऐप राहुल जैसे बच्चों को बेहतर सीखने में मदद करेगा? विकास के बड़े बेटे अरुण ने वास्तविक रुचि के साथ पूछा। अमित ने सिर हिलाया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। बिल्कुल, और न केवल सीखने में बल्कि खुद पर और अपनी क्षमता पर विश्वास करने में भी। विकास, जो नीता अपनी पूर्व पत्नी और अब पुनर्मिलित साथी के साथ सोफे पर बैठा इस दृश्य को देख रहा था, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। किसने सोचा था कि मेरा तकनीकी प्रतिभा वाला भाई सबका पसंदीदा चाचा बन जाएगा? नीता ने धीरे से उसका हाथ दबाए। दूसरे मौके अद्भुत होते हैं। एना पिछवाड़े में सुमिता और प्रिया पारिवारिक नाश्ते के लिए मेज तैयार कर रही थी। सुमिता एक पल के लिए रुकी, नीले आकाश को देखते हुए और गहरी सांस लेते हुए। क्या सब ठीक है चाची? प्रिया ने उनके रुकने पर ध्यान देते हुए पूछा। सुमिता अपनी भतीजी की ओर मुड़ी, उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थी। बिल्कुल ठीक प्यार, मैं आभारी हूं तुम्हारे लिए, मेरे बच्चों के लिए, इस दूसरे मौके के लिए जो जीवन ने हमें दिया है। प्रिया ने अपनी चाची को गले लगाए। आपने हमें वह मौका दिया चाच, आपके प्यार और साहस ने यह सब संभव बनाया। जब वे मेज लगाना समाप्त कर रही थीं, सुमिता ने अपने बच्चों के जीवन में आए बदलावों पर चिंतन किए। राहुल ने वॉल स्ट्रीट में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब एक ऐसा फाउंडेशन चलाता था जो छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों की मदद करता था। सुपरमार्केट में उसके अनुभव ने पैसे और ईमानदार काम के मूल्य के बारे में उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया था। अंजलि ने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति को बदल दिया था। सेल्फी और उत्पाद प्रचार के बजाय वह अब अपने प्रभाव का उपयोग टिकाऊ खेती और ग्रामीण समुदायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए करती थी। वह नियमित रूप से जरे फार्म पर जाती रहती थी, जहां उसे एक ऐसी शांति और उद्देश्य मिलता था जो कोई भी लाइक कभी नहीं दे सकता था। अमित ने अपनी तकनीकी कंपनी को पूरी तरह से नई दिशा दी थी। अब वह सरकारी स्कूलों और विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए सुलभ समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता था। नया सवेरा में उसके अनुभव ने लोगों के जीवन में वास्तविक अंतर लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एक जुनून जगा दिया था। विकास अपनी ओर से अपनी आध्यात्मिक खोज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन पा लिया था। अब वह माता पिता के लिए माइंडफुलनेस कार्यशालाएं आयोजित करता था, उन्हें अपने बच्चों के जीवन में अधिक उपस्थित रहने में मदद करता था, एक सबक जो उसने खुद कठिन तरीके से सीखा था।
मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज ने सुमिता को अपने विचारों से बाहर निकाला। यह रमेश चाचा थे, सुपरमार्केट में राहुल के पूर्व बॉस, जिनके साथ कमला, वह अनुभवी कैशियर थी जिसने राहुल को मार्गदर्शन दिया था। आपका स्वागत है, सुमिता ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाते हुए कहा। शर्मा परिवार बढ़ गया था, उन लोगों को शामिल करते हुए जो उनके परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे थे। धीरे धीरे और अतिथि आने लगे। खेत से रोशनी, नया सवेरा की प्रिंसिपल सरिता और कुछ छात्र, यहाँ तक कि कमला जी भी, वह ग्राहक जिसकी राहुल ने सुपरमार्केट में मदद की थी। सुमिता का घर हंसी, कहानियों और नए और नवीकृत दोस्तियों की गर्मजोशी से भर गए। अंत में जब सभी पिछवाड़े में मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गए, राहुल खड़ा हुआ, हाथ में एक गिलास लिए। परिवार, दोस्तों, उसने शुरू किया। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। 1 साल पहले हम खोए हुए थे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी अलग थला। हमें लगता था कि सफलता को बैंक खाते में संख्याओं या सोशल मीडिया पर फॉलोअर से मापा जाता है। उसने रुककर अपने हर एक भाई बहन को देखा, लेकिन मां ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता में हमें सबसे कीमती उपहार दिया, खुद को फिर से खोजने और फिर से जुड़ने का अवसर। अंजलि ने जारी रखा। उन्होंने हमें दिखाया कि वास्तविक समृद्धि उन संबंधों में है जो हम बनाते हैं, उन जीवनों में जिन्हें हम छूते हैं। अमित ने जोड़ा। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारी प्रतिभाओं और कौशल का व्यक्तिगत लाभ से कहीं बड़ा उद्देश्य है। विकास ने निष्कर्ष निकाला। और उन्होंने हमें याद दिलाया कि परिवार, प्यार और करुणा ही एक पूर्ण जीवन के वास्तविक स्तंभ है। सुमिता, आंखों में आंसू के साथ, अपने बच्चों को अनंत गर्व और प्यार से देखा। मेरे बच्चों, उन्होंने धीरे से कहा, तुम मेरा सबसे बड़ा खजाना, तुम्हें एकजुट, खुश और शांत देखना एक मां के लिए सबसे बड़ा उपहार है जिसकी वह कामना कर सकती है। प्रिया ने अपना गिलास उठाए। शर्मा परिवार के लिए, दूसरे मौकों और नई शुरुआतों के लिए, परिवार के लिए, सभी ने एक साथ कहा। सुबह के गर्म सूरज के नीचे ठोस करते हुए जब समारोह जारी रहा, सुमिता ने चिंतन का एक क्षण लिए। रास्ता कठिन रहा था, अप्रत्याशित मोड़ों और दर्दनाक सत्य से भरा हो, लेकिन अपने आसपास देखते हुए, अपने परिवार को एकजुट, खुश और बदला हुआ देखकर, उन्होंने जाना कि हर आंसू, संदेह का हर क्षण इसके लायक था। प्रयोग जो अपने बच्चों से फिर से जुड़ने के एक निराश प्रयास के रूप में शुरू हुआ था, सभी के लिए एक जीवन का सबक बन गया। उन्होंने सीखा था कि जीवन का वास्तविक मूल्य संपत्ति या उपलब्धियों में नहीं मापा जाता है, बल्कि उन संबंधों में जो हम बनाते हैं, उस प्यार में जो हम देते हैं और दूसरों के जीवन में जो अंतर हम लाते हैं। जब सूरज आकाश में ऊपर चल रहा था, एकत्रित परिवार को सुनहरी रोशनी में न लाते हुए, सुमिता जानती थीं कि यह उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत। एक अध्याय जो प्यार, समझ और एक उज्जवल भविष्य के वादे से भरा था। एक साथ और इस तरह हंसी की आवाज और गिलासों की टकराहट के साथ शर्मा परिवार ने अपनी नई सुबह का स्वागत किया। प्यार से एकजुट और सीखे गए सबकों से मजबूत, सबसे मूल्यवान विरासत उन्होंने खोज की। वह नहीं थी जिसे नोटों या संपत्तियों में गिना जा सकता था, बल्कि बदले हुए दिलों और प्यार और समझ की शक्ति से छुए गए जीवनों में।